हेलो नमस्कार। कंप्लीट सीडीपी कोर्स का ये पांचवा वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये 4 टॉपिक जैसे कि आपको पता होगा, वृद्धि और विकास, बुद्धि का विकास। यहाँ पे बुद्धि के विकास का जो भी मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत था उसको देखे थे। बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं, अधिगम और अधिगम वक्र, ये सारे टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक के स्तर, सूक्ष्म शिक्षण, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अक्षमता। ये 4 टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो यदि आपने ये चारों वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक करके सारे वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और आप जाकर मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है वहाँ पर भी जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात करेंगे आज का टॉपिक शिक्षण के स्तर को। शिक्षण के स्तर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर शिक्षण के स्तर को सबसे पहले बतलाया गया है कितने प्रकार के शिक्षण के स्तर होते हैं। वन लाइनर के रूप में मैंने यहाँ पर रखा है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहीं से डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे शिक्षण के स्तर की बात करें तो इसको 3 स्तरों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है स्मृति स्तर, और समझ और बोध स्तर, और चिंतन स्तर। 3 स्तर है। पहला आपके सामने तो दिख रहा है स्मृति स्तर, दूसरा है आपका समझ या बोध स्तर, और तीसरा है आपका चिंतन स्तर। एक एक करके तीनों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका शिक्षण का स्तर का स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। यह किसने दिया था? यह हार्वर्ड ने दिया था। कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो हार्वर्ड ने दिया था। इस स्तर में बच्चे को रटने पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन से शिक्षण के स्तर में बच्चों को रटने पर बल दिया जाता है। तो आपको पता होगा मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है, ठीक है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। तो स्मृति स्तर में आपको जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। देखिए, ये हार्वर्ड ने दिया है, कंप्लीट हो गया। इसमें रटने पे बल दिया जाता है। ये सबसे निचला स्तर का होता है। इसमें सिर्फ केवल ज्ञान प्राप्त करना है। इसका मेन टारगेट जो है ज्ञान प्राप्त करना है, और ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है। आई होप आपको याद हो गया होगा कि स्मृति स्तर क्या है, किस वैज्ञानिक ने दिया है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। स्मृति स्तर हार्वर्ड ने दिया है। इसमें रटने पर बल दिया जाता है। ये सबसे निचला स्तर होता है। केवल ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है, और ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है। आगे देखेंगे समझ बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। यह मोरिसन ने दिया है। किसने दिया था? मोरिसन ने। यह स्मृति स्तर से कुछ पूछता है, मतलब आप इसको सेकंड लेवल मान सकते हैं। इसमें रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया गया है। इस स्तर में बच्चे को जो ज्ञान दिया जाता है या ये नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं वो इस तरीके से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समझ बोझ स्तर जो है मोरिसन ने दिया है। ये इसका जो स्तर की बात करें स्मृति स्तर से ऊपर का स्तर होता है। इसमें सिर्फ रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह समझने पर बल दिया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि समझ बोझ स्तर में आपको समझने पर ही जोर दिया गया है। इसमें जो ज्ञान दिया जाता है इस प्रकार से दिया जाता है कि बच्चे अपने व्यवहारिक लाइफ मतलब व्यवहारिक प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि डेली के लाइफ में इसका प्रयोग कर सकें। तो फिर से मैं बात करूँ, पहला जो आपका स्मृति स्तर था उसमें आपने क्या देखा था? वो सबसे बेसिक था, सबसे नीचे का स्तर था। उसमें रटने पर जोर दिया गया था और उसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना था। लेकिन इसका जो उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि उस चीज़ों को अपने व्यवहारिक लाइफ में लागू करना है। चलिए अगला स्तर की बात करें, चिंतन का स्तर। यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर है। शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? चिंतन का स्तर। इस स्तर में बच्चे को अपने मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। तो किस स्तर में बच्चों को अपने मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं? वो है आपका चिंतन स्तर। इसमें पहले बच्चे को विभिन्न नियम सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन और निष्कर्ष करने के लिए अवसर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा 3 स्तर थे। पहला स्तर की बात करो, यहाँ पर आपका स्मृति स्तर था। स्मृति स्तर में आपने क्या यहाँ पे समझा कि स्मृति स्तर जो है आपका सबसे निचला स्तर होता है। इस स्तर को किसने दिया था? हार्वर्ड ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। इसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य सिर्फ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। इसमें जो इसमें इसको उद्देश्य की बात करें, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना था। ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है। स्मृति का जो स्तर है वो आपके छोटी कक्षाओं के लिए होता है। दूसरा आपने पढ़ा समझ और बोध का स्तर। इस स्तर की बात करें, यह मोरिसन ने दिया था। किसने दिया है? मोरिसन ने। इसका उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य रटना नहीं होता है बल्कि यहाँ पर अच्छी तरह समझना होता है। इसका उद्देश्य ये था कि बच्चे इस ज्ञान को अपने व्यवहारिक लाइफ में व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर सकें, ठीक है।
तीसरा जो आपने अभी देखा वो आपका चिंतन स्तर। चिंतन स्तर सबसे उच्च स्तर होता है। ये इस प्रकार का होता है कि बच्चे अपने मानसिक शक्तियों का विकास के यहाँ पे अवसर प्राप्त करें। मतलब यहाँ पर आपको सोचने का जरूरत पड़ेगा, हर चीज़ को आप यहाँ पे सोचेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। पहले बच्चों को यहाँ पर सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाएगी, फिर उन पर स्वतंत्र रूप से सोचने और निष्कर्ष निकालने के लिए आपको अवसर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। क्या होता है माइक्रो टीचिंग? आपको पता होगा माइक्रो टीचिंग, आपने बीएड या डीएलएड में भी इस चीज़ के बारे में जाना होगा। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, यह शिक्षण का सबसे छोटा रूप होता है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलेन ने किया है। किसने किया है? एलेन ने। सूक्ष्म शिक्षण से कम से कम अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। कम से कम समय में आपको अधिक यहाँ पे दक्षता प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि सूक्ष्म शिक्षक से शिक्षकों के किस चीज़ पर विकास पर कार्य किया जाता है, या आपका शिक्षकों के किस सेक्शन पर, मतलब किस कोर पे काम किया जाता है। तो किस पे होता है? कौशल का विकास। कौन सा विकास होता है सूक्ष्म शिक्षण से? तो कौशल का विकास होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात बताया गया है, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वर्णन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। तो यहाँ पर मैंने समझा कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग एक पढ़ाने का, शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप है। इसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। इसका विकास एलेन ने किया है। ये कम से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है और इससे शिक्षकों के कौशल का विकास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षक की प्रक्रिया को समझेंगे। क्या है, कैसे होता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है। पहला है पाठ योजना निर्माण। सबसे पहले क्या होता है? पाठ योजना का निर्माण होता है। पहले टीचर पाठ योजना का निर्माण करेगा। सेकेंड में कक्षा शिक्षण। पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व रहता है। कितने मिनट का? 6 मिनट का। उसके बाद प्रतिपुष्टि होती है। फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट का यहाँ पर समय मिलेगा। चौथे नंबर पर पुनः पाठ योजना, इसमें 12 मिनट आपको मिलेगा। पाँचवें नंबर पर पुनः शिक्षण आपको 6 मिनट के लिए मिलेगा और 6 नंबर पर पुनः प्रतिपुष्टि आपको 6 मिनट। टोटल आपको 36 मिनट का यहाँ पे समय प्रोवाइड किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में 6 तरीके से यहाँ पर 6 भागों में इसकी प्रक्रिया बांटी गई है। पहले में क्या होता है? पाठ योजना। शिक्षक जाकर पाठ योजना का निर्माण करेंगे। कक्षा में शिक्षण होगा, वो 6 मिनट का समय मिलेगा। फिर प्रतिपुष्टि होगी। प्रतिपुष्टि भी आपकी 6 मिनट की होगी। फिर से पुनः पाठ योजना, मतलब फिर से आपको पाठ योजना का मिलेगा, 12 मिनट का समय मिलेगा। फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट में करना है। पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट में। टोटल आपको 36 मिनट का समय प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आपको सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये होता क्या है? जैसे कि आपको पता है ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरण, एक से दूसरे चीज़ों को, एक से लेकर कहीं उसको फैलाना, दूसरे को प्रोवाइड करना, ट्रांसफ़र करना, स्थानांतरण करना। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल के काम को प्रभावित करता है। जैसे कि कोई आपने एक स्किल सीख लिया और उस स्किल से दूसरी स्किल को यहाँ पर ये अफेक्ट हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे सीखने का स्थानांतर करते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यदि आपने ट्रक चलाने सीख लिया है तो कार चलाने में उस चीज़ को आप हेल्प ले सकते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए कितने प्रकार का होता है स्थानांतरण के प्रकार। तो पहला यहाँ पे बात कर लें, धनात्मक स्थानांतरण। कौन सा स्थानांतरण? धनात्मक। ये टोटल बात करूँ तो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक, फिर ऋणात्मक, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण। 4 प्रकार का होता है, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण में होता क्या है? ये पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता करता है। ये होता क्या है धनात्मक स्थानांतरण में? जो पहले से हमारे पास ज्ञान है, अनुभव है, प्रशिक्षण है, उसका नई बातों को सिखाने में ये हेल्प करता है। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता या अनुभव जब अन्य कार्य को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। मतलब पहले से जो भी आपके पास अनुभव है, कार्य की जानकारी है, योग्यता है, वो अन्य कार्य को सीखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो इस कारण ये धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। सपोज अगर मैं बात करूँ, यदि आपने बीएड की क्लास की है तो बीएड के क्लास में जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें आपके सीटेट के भी कुछ चैप्टर है, तो वो यहाँ पर भी क्या कहलाएगा कि
यहाँ पर धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे ऋणात्मक स्थानांतरण। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है, ध्यान देना है। ऋणात्मक मतलब आपको समझ में आ गया, ऋणात्मक है कहीं ना कहीं कमी हो रही है, मतलब पहले जो भी आपने सीखी है वो आपको प्रेजेंट में जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण। तब इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक के सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल कोई भी और समझ लीजिए, जैसे कि कोई ऐसी चीज़, जैसे आपने कुछ ऐसी चीज़ सीख ली जिसकी वजह से आप प्रेजेंट की कोई भी चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, वो आपका स्थानांतरण कहलाएगा। अब नेक्स्ट है आपका शून्य स्थानांतरण। ये क्या होता है शून्य स्थानांतरण? सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना तो सहायक होता है ना ही बाधक होता है, मतलब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, वहाँ पर अधिगम शून्य स्थानांतरण पाया जाता है, उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा। तो और यहाँ पे है, इसको भी देख ले तो उसके बाद रिवीजन करेंगे। क्षैतिज स्थानांतरण, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान स्थिति में किया जाता है, इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आ जाता है, मतलब सेम है। यदि आपने एक स्किल को सीखी है दूसरी चीज़ में सेम वही वर्क हो रहा है, वो आपका क्षैतिज स्थानांतरण होता है। फिर से देखिए, पहला आपने सीखा धनात्मक। धनात्मक में क्या हुआ था? धनात्मक में हुआ था कि आपने जो भी चीज़ पहले सीखी उसमें यहाँ पे हेल्प मिल रहा था, तो पॉजिटिव था धनात्मक। दूसरा आपने सीखी ऋणात्मक। ऋणात्मक में था कि पहले के आपके पास जो भी ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, नॉलेज है, वो प्रेजेंट के स्किल सीखने में यहाँ पे बाधा उत्पन्न कर रही है। जैसे कि पहले आपके पास दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट हैं, अभी प्रेजेंट में कुछ भी आप सीख नहीं पा रहे हैं, बार बार उसी वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो आपका ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। तीसरा था शून्य स्थानांतरण। इसमें क्या होता था, सीखने में पहले का कोई भी अनुभव, कोई भी आपके पास नॉलेज ना तो बाधक है ना ही हेल्प कर रही है, कुछ मतलब ही नहीं है, आपने क्या सीखा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो शून्य स्थानांतरण था। क्षैतिज स्थानांतरण आपने पढ़ा कि पहले से जो भी अपने ज्ञान आपके पास है वो प्रेजेंट में सिर्फ वही प्रोसेस को आप रिपीट कर रहे हैं, वो क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। आई होप आपने स्थानांतरण के सारे प्रारूप को अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ पे अधिगम की अक्षमता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी को देखेंगे, ये क्या होती है। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये एक चर अवस्था है, वेरियल स्टेबल स्टेज होती है। ये 7 प्रकार से यहाँ पे बांटा गया है। पहला है डायलेक्सिया, पढ़ने संबंधित कठिनाई। ये आप ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर पढ़ने संबंधित कठिनाई है तो कौन सी कैटेगरी में आएगी, तो वो डायलेक्सिया में आएगी। लिखने संबंधित कठिनाई है तो किस में आएगी, डायग्राफिया में आएगी। गणितीय गणना से संबंधित समस्या है तो डाई कैलकुलिया। देखिए आप समझ भी जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा, इसमें देखिए डायलेक्सिया है, पढ़ने संबंधित है, ग्राफ से यहाँ पर लिखा गया है तो लिखने संबंध हो जाएगा। डाई कैलकुलिया है मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्ड है तो समझ जाएगी कैलकुलेशन करने में समस्या हो रही है। ये रटना नहीं पड़ेगा, आप इसको दिमाग से कर सकते हैं। भ्रम वाली स्थिति के लिए यहाँ पर दिया गया है ड्राइमोर्फिया। बोलने से संबंधित विकार है ड्राइफेसिया। शारीरिक कौशल संबंधित विकार है ड्राइप्रेसिया। तनाव से संबंधित विकार है आपको ड्राइथेसिया। ड्राई नहीं डाइथेसिया है, मैं इसका गलत प्रोनाउंसिएशन में भी कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा। डाइथेसिया, डाइस्पेसिया, डाइमोर्फिया, डाइकैलकुलिया, डाइग्राफिया, डायलेक्सिया। ठीक है, इसको आप रट जाइएगा, मतलब आपको ये याद कर लेना है, ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये क्या होता है इसको देखेंगे। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, बहुत हाइपर एक्टिव होता है, मतलब उसका माइंड जो है कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। दूसरी पोलो में यहाँ पर देखिए स्वलीनता या आत्म केंद्रिता ऑस्टिज्म, दोहराव रेपिटेट और बार बार किए जाने वाले व्यवहार को ऑस्टिज्म कहा जाता है। यह दिव्यांगता के अंतर्गत आती है। इसमें सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन चुनौतियों के कारण बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये क्या होता है, लोकोमोटर मतलब गतिमान अक्षमता, शारीरिक अक्षमता या मसल्स को सही तरीके से नहीं चलना। शरीर के जो हमारे मसल्स है वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जैसे चलना, कूदना
किसी वस्तु को पकड़ना, ये सारी अक्षमता हमारा क्या कहलाती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहलाती है। यहाँ पे कुछ एक्ट के बारे में देखेंगे। RPWD एक्ट, RPWD एक्ट, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चीज़ें बतलाई गई है। 1995 के 2016 में लाया गया है। PWD एक्ट 2016 में, PWD एक्ट 2095 में मौजूदा जो विकलांगता के 7 प्रकार थे उसे बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है प्रेजेंट में, 21 कर दिया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित कर दिया गया है केंद्र सरकार ये जो निम्न युक्तियाँ दी गई है इस पर कार्य करेगी। क्या होगा इस पर, जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, मतलब जो भी डिजेबल्ड PWD यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनके लाइफ में किसी भी सेक्टर में भेदभाव नहीं होगा, सबको समान रखा जाएगा। स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में यहाँ पर सर्वे होगा, किताब TLM आदि को उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारी मतलब सुझाव दिया गया, ये एक्ट आया था, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता गया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही आता है लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस वीडियो मैंने कंप्लीट आपको कवर कर दिया, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।